जय हिंद बच्चों। आज हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की क्लास की बात करेंगे। इसमें जो है हम क्रोनोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी जो है बिना इसे समझे जो है हम इंडियन हिस्ट्री को समझने में हमें उतनी आसानी नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं उसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो हिस्टोरिकल पीरियड्स को जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है आपका अर्ली, ठीक है। दूसरा क्या है ग्रेट। तीसरा क्या है आपका लेटर, ठीक है बच्चों। इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करो ये क्या है आपका मुगल पीरियड है। क्या ये आपका ये पूरा का पूरा मुगल पीरियड है, ठीक है। तो मुगल पीरियड को जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक अर्ली मुगल्स, ठीक है, ग्रेट मुगल और लेटर मुगल, ठीक है बच्चों। अर्ली मुगल में कौन आते हैं? वो मुगल आते हैं जिन्होंने इस मुगल एम्पायर की स्थापना करने में अपना रोल प्ले किया। वो कौन है? बाबर और हुमायूं। वहीं बात करते हैं ग्रेट मुगल्स की। ग्रेट मुगल्स में कौन आते हैं? वो आते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जिन्होंने इस साम्राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। लेकिन उसके बाद औरंगजेब के बाद जो है किनकी बात करते हैं? लेटर मुगल्स की बात करते हैं। इसमें कौन आते हैं? बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह जफर तक आते हैं। ये वो हैं जिनके टाइम पर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब जो है इसको और समझते हैं कि क्या है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड के पहले का काल क्या कहलाएगा? वो प्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्री, ठीक है। और इस पीरियड के बाद का काल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पोस्ट। तो अगर मैं उदाहरण के थ्रू समझूं, ये सारा का सारा जो है अगर मुगल पीरियड है तो देखिए मुगल पीरियड से पहले का यानी प्री मुगल क्या कहलाता था? दिल्ली सल्तनत। क्या कहलाता था? दिल्ली सल्तनत कहलाता था। और मुगल्स के बाद कौन आए? ब्रिटिश आए। तो पोस्ट मुगल में कौन आएंगे? ब्रिटिश, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हिंदी में इस पोस्ट के लिए जो है वो उत्तर यूज किया जाता है, और वहीं लेटर के लिए भी जो है उत्तर काल यूज किया जाता है। ग्रेट के लिए जो है महान यूज किया जाता है। अर्ली के लिए जो है वो क्या यूज किया जाता है? आरंभिक। क्या यूज किया जाता है? आरंभिक, ठीक है। और वहीं प्री के लिए क्या यूज किया जाता है? पूर्व, ठीक है बच्चों। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, वो ये आएगा कि लेटर के लिए भी उत्तर और पोस्ट के लिए भी उत्तर। तो इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लेटर मुगल्स की, तो हिंदी में इसको लिखेंगे उत्तर मुगल, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोस्ट मुगल्स की, तो हिंदी में इसे क्या लिखेंगे? मुगलोत्तर। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि पोस्ट में उत्तर जो है वो बाद में ऐड होता है और लेटर में जो है ये पहले ऐड, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें तो वो उसके कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके जो है 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है एंशिएंट इंडिया। दूसरा क्या आता है आपका? वो आता है आपका मिडिवल इंडिया। और थर्ड क्या आता है आपका? वो आता है आपका मॉडर्न इंडिया, ठीक है बच्चों। तो एंशिएंट इंडिया ये क्या है? एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया को जो चीज अलग करती है वो है अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। वो कब हुआ था? 712 सीई या एडी में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद से इंडिया में जो है क्या हुआ कि मुस्लिम रूल का जो है वो आरंभ होता है, वो स्टार्टिंग होती है। और मुस्लिम्स के आने के बाद जो है इंडिया का जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया की जो है लिटरेचर है, कल्चर है, उसमें काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं। तो इसलिए इसको जो है एक वाटरशेड ये इवेंट होता है ये। फिर मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बीच में जो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो कहाँ से आता है? वो आता है डेथ ऑफ औरंगजेब से। औरंगजेब कौन थे? वो लास्ट ग्रेट मुगल एम्पायर थे। इनकी डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर भरभरा के गिरने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमरजेंस होता है। और उन इमर्जिंग स्टेट्स को जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स को जो है ब्रिटिश जो है वो एक एक करके हराते जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो है एक अलग तरह की हिस्ट्री का जो है इमरजेंस होता है। तो इसलिए मॉडर्न पीरियड की जो स्टार्टिंग जो है वो औरंगजेब की डेथ के बाद मानी जाती है। अब आगे बढ़े। अब अगर मैं मोटा मोटी एंशिएंट इंडिया को डिवाइड करूं तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे स्टोन एज। दूसरा क्या है? ब्रॉन्ज एज, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? कैलकोलिथिक एज। जरा यहाँ ध्यान दें, अगर मैं बात करूं मतलब कि साइंटिफिकली अगर हम किसी चीज़ को देखें, टेक्निकली किसी चीज़ को देखें, तो पहले हमें क्या मिलेगा? स्टोन मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, और फिर हमें क्या, हम उस कॉपर से एलॉय वगैरह जोड़कर जो है उसमें जो है क्या बनाएंगे, उसमें उसको हम ब्रॉन्ज बनाएंगे। लेकिन जो हम लार्ज स्केल पे जो हमें एविडेंस मिले हैं उस चीज़ को अगर हम ध्यान में दें तो सबसे पहले आपका वही स्टोन एज नॉर्थ इंडिया में, फिर ब्रॉन्ज एज और फिर कैलकोलिथिक एज। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर वैदिक सिविलाइजेशन, राइट, ये वैदिक सिविलाइजेशन, फिर 16 महाजनपद एरा, इसी के साथ साथ पैरेलल में जो है न्यू रिलीजियस सेक्ट्स जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे रिलीजन का जो है एमरजेंस होता है। फिर संगम एज, इसको जरा समझ लें। संगम एज जो है 16 महाजनपद के पैरेलल चलते हुए मौर्यन एज के से मतलब पैरेलल चलते हुए वो पोस्ट मॉडर्न एज तक जो है, ठीक है, वो पैरेलली चलता रहता है, ठीक है। लेकिन हमने सुविधा के लिए जो है उसे यहाँ पर छठे नंबर पर डाला। फिर उसके बाद आता है आपका मौर्यन एज, फिर मौर्यन एज के बाद पोस्ट मौर्यन, ठीक है, इसमें ब्राह्मण डायनेस्टी और फॉरेन इन्वेडर्स आते हैं। फिर आता है गुप्ता एज, और इसके बाद जो आता है आपका पोस्ट गुप्ता एज। तो ये हमने सारे देखे, ठीक है। एक बार फिर से देख लें। पहले क्या आया आपका, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और कैलकोलिथिक एज। फिर आया वैदिक सिविलाइजेशन, फिर 16 महाजनपद, संगम एज और मौर्यन एज। मौर्यन एज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है जो 16 महाजनपद थे उनको जोड़कर जो है एक पैन इंडिया, एक ऑल इंडिया एम्पायर की स्थापना हुई। फिर आते हैं आपके पोस्ट मौर्यन, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो, क्योंकि क्रोनोलॉजी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।